चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है समकालीन दक्षिण एशिया, ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का 5वां पार्ट है। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, सारी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो सुनो, पहले तो तुमसे ये पूछे कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं। ठीक है, तो अभी जब शुरुआत की बात करें तो दक्षिण एशिया में कुल 7 देश हैं। ठीक है, अब उन 7 देशों का नाम याद कर जाओ। ठीक है, कौन कौन 7 देश हैं, अगर ये पूछा जाए तो तुम बताओ इसे। देखो क्या क्या है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि दक्षिण एशिया के 7 देशों के नाम लिखे। ठीक है ना, अभी वर्तमान में 8 देश हो गए हैं, लेकिन पहले जो शुरुआत में थे तो 7 ही थे। ठीक है, और इन 7 देशों ने क्या किया था, एक संगठन बनाया था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं कि इन 7 देशों ने क्या किया था कि एक संगठन बनाया था, जिसे हम कहते हैं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। उसे हम संक्षिप्त में सार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब भी सार्क आए तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सार्क जो है ये तो दक्षिण एशियाई देशों के जो कुल 7 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, तो 1985 में बनाया था। ठीक है ना, 7 देशों द्वारा बनाया गया था। और इसका सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अभी इतना ही बातें आपने जानिए इसमें सार्क के बारे में। आगे भी हम सार्क के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लेते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों में कुल अभी शुरुआत में कितने देश थे, 7। भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश। इन 7 देशों ने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, सार्क। ठीक है, जिसे हम दक्षिण एशियाई देशों का हम संगठन भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रहा होगा। अब देखो, कोई पूछे कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1985 में हुई थी। ठीक है, कितने देशों ने इसकी स्थापना की, तो 7 देशों ने की थी। ठीक, 2007 में इसका सम्मेलन हुआ, और कौन सा सम्मेलन हुआ था, 14वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। ठीक, और उस समय अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। तो अब बताओ कि सार्क में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो अब 7 नहीं, एक और आ गया, 8 बोलेंगे। ठीक है ना, तो सार्क में अब कुल कितने देश हैं, 8 देश है। अच्छा, कोई तो उद्देश्य होगा ना इस सार्क का, तो सार्क का यही उद्देश्य है था कि जो अगर ये शुरू जो 7 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था, तो इनका उद्देश्य यही था कि आपस में एकता स्थापित हो। ठीक है, और किसी एक के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए, ठीक है ना, तो बाकी भी समझेंगे, ये भी और ये भी। ठीक है ना, ये सब बाकी जो, जैसे बांग्लादेश पर कोई मुसीबत आ गया तो बाकी जितने भी और देश हैं इस संगठन के, तो वो भी समझेंगे कि ये मुसीबत हमारे ऊपर ही है और इस मुसीबत को मिलजुल के उसका सामना करेंगे। ठीक है ना, तो अब समझ गए, इतना तो सारी बातें मैंने बताया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दक्षिण एशिया में 7 देश हैं और 7 देशों ने एक संगठन बनाया था जिसे हम सार्क नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण एशिया में जो 7 देश हैं उनमें एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती है। यानी कि इन 7 देशों में कभी लोकतंत्र तो कभी राजतंत्र तो कभी सैन्य तंत्र। ठीक है, तो कभी लोकतंत्र शुरू से जब से आजाद हुआ तब से लोकतंत्र ही रहा, जैसे भारत में रहा है ना। भारत जब से आजाद हुआ तब से अब तक लोकतंत्र ही है। लेकिन अगर वही बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर लो तो वहां पर सैन्य तंत्र तो कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य तंत्र। ठीक है, इस तरह से रहा। नेपाल में राजतंत्र रहा तो अब लोकतंत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दक्षिण एशिया में जो देश है, ठीक है ना, वो उनमें राजनीतिक प्रणाली एक सी नहीं है। तो अगर ये मान के चलिए कि ये प्रश्न अगर आ जाए सही है या गलत है, ऐसा लिख दे कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक
तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती है। तो क्या आप इसे सही लगाएंगे या गलत? तो आप इसे सही लगाना, ठीक है, कि ये बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। पाकिस्तान में राजनीतिक परिवर्तन। देखो पाकिस्तान में मैंने लिखा है कि राजनीतिक परिवर्तन, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब कि देखो कभी लोकतंत्र पाकिस्तान में तो कभी सैन्य तंत्र, ठीक है ना। कभी लोकतंत्र स्थापित हुआ, कभी सैन्य तंत्र हुआ। सैन्य तंत्र पाकिस्तान में हावी रहा। अब इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। देखो पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में क्या बाधा थी, सैन्य तंत्र क्यों हावी रह गया। तो देखो सबसे पहला चीज कि इसके मैंने 4 वजह लिखे हैं कि आखिर में पाकिस्तान में लोकतंत्र, ठीक है, अस्थिर क्यों नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ कि कभी लोकतंत्र तो कभी राजतंत्र, तो कभी लोकतंत्र तो फिर राजतंत्र, सैन्य तंत्र, ठीक है। राजतंत्र नहीं था, सैन्य तंत्र था, ठीक है। देखो राजतंत्र, सैन्य तंत्र और लोकतंत्र समझ रहे हैं अपना। सैन्य तंत्र में सेना उसका प्रमुख होता है, सेना ही शासन चलाता है, सेना सबसे मालिक हो जाता है उस समय। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपनी सरकार चुनते हैं, ठीक है, और वे सरकार उनके लिए काम करती है, और लोग जिसको चुनेंगे वो सरकार बनेगा, ठीक है। और राजतंत्र में राजा होता है, ठीक है। तो अब समझो आगे देखो पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कौन सी बाधा थी, ऐसा क्यों हुआ कि लोकतंत्र अस्थिर नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने लिखा है 4 वजह। इन 4 वजहों को ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहला वजह मैंने लिखा है कि सैनिक हस्तक्षेप, ठीक है। सैनिक हस्तक्षेप का मतलब कि क्या हुआ कि उसमें जो सैन्य के जो बड़े अधिकारी थे, ठीक है ना, वे अपना हस्तक्षेप ज्यादा करने लगते थे, ठीक है ना, हर मामलों में। इसलिए उस पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर नहीं रहा। भारत से भय का मतलब ये हुआ कि जो सैनिक बड़े अधिकारी थे वे क्या करते थे, अक्सर पाकिस्तान के लोगों को ये बताते थे कि हम सैन्य शासन है, तब तक पाकिस्तान सुरक्षित है, ठीक है। अगर लोकतंत्र आ जाए तो भारत हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, ठीक है ना। ऐसी बातें उन लोगों को बताते थे, भारत का भय दिखाते थे, और इस तरह से वो वहां पर सैन्य तंत्र स्थापित कर लेते थे, ठीक है। अब देखो जातीय और धार्मिक गुटबंदी। जातीय और धार्मिक गुटबंदी का मतलब क्या होता था कि पाकिस्तान में तरह तरह की जो जाति के जो लोग थे, जाति धर्म के जो लोग थे, वे आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, और इसका फायदा कौन उठाता था, सैनिक उठाते थे, ठीक है ना। भ्रष्ट नेता थे, कोई सही नेता नहीं पाया गया अभी तक से, ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि पाकिस्तान में, ठीक है, लोकतंत्र के मार्ग में जो बाधाएं थी वो सैनिक हस्तक्षेप, भारत से भय दिखाना, जातीय और धार्मिक गुटबंदी, भ्रष्ट नेता, इस वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थिर नहीं रहा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण कुछ, मैंने अगर मान के चलिए पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जो होते रहते हैं तो उसके 2-3 प्रमुख कारण बता दीजिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया कश्मीर मुद्दा, है ना। कश्मीर को लेकर क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब अक्सर युद्ध होता ही रहता है, चाहे वो शीत युद्ध हो चाहे वो शीत युद्ध ना हो, ठीक है ना। अब देखो आतंकवाद का मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर युद्ध होता ही रहता है, ठीक है ना। अब देखो नकली करेंसी, यहाँ तक कि ये भी आरोप लगता है कि पाकिस्तान भारत की नकली करेंसी ज्यादा मात्रा में छाप रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वजह है, इन वजहों से क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर संघर्ष बने हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखो भारत और पाकिस्तान के जो बीच समझौते भी, संघर्ष होने के बाद भी कुछ समझौते भी हुए, जैसे यात्रा को लेकर समझौता हुआ है, व्यापार को लेकर समझौता हुआ है, और कोई युद्ध को कम, जितने भी जो युद्ध हो रहे हैं उनको ऐसा है कि उन युद्ध ना होकर कुछ बातों से ही समझा लिया जाए कि जो भी है उस मुद्दे को समझा जाए, एक जगह बैठकर उस पर विचार विमर्श किया जाए, ठीक है ना। तो युद्ध को कम करने के लिए भी क्या किया गया, प्रयास किया गया, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष होते हैं उसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो कश्मीर मुद्दा को लेकर होता है, आतंकवाद को लेकर होता है, और नकली करेंसी, ठीक है। और ये
संघर्ष होने के बावजूद भी इनके बीच कुछ समझौते भी हुए हैं, यात्रा को लेकर, व्यापार को लेकर, युद्ध कम करने को, ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे कि अब आगे क्या है। देखो, अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। देखो, यहाँ पर लिखा है 1971 तक पाकिस्तान का भाग था, यानी कि जो बांग्लादेश का जो विघटन हुआ है तो ये पाकिस्तान से ही विघटन हुआ है, ठीक है। और 1971 तक, ठीक है ना, पाकिस्तान का ही ये भाग था। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए और जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो हम पूरे उसकी कहानी समझते हैं। देखो, पाकिस्तान जो पहले है इसे हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। अब जो यही पूर्वी पाकिस्तान है इसी को बांग्लादेश बोलते हैं आज वर्तमान में, ठीक है। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो पूर्वी पाकिस्तान ही आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान ही आज का पाकिस्तान है, ठीक है। देखो, अब पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर क्या किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है ना। बांग्लादेश जो अभी हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम पहले जो था ये पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश है। तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अपना ज्यादा दबदबा बना रही थी, ठीक है। चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे रहन सहन को लेकर हो, ठीक है ना। अब जब पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके बीच अगर किसी भी प्रकार का कष्ट आने लगा तो इसके लिए उन्होंने सबने क्या किया कि अब आंदोलन करना स्टार्ट। सीधी सी बात है ना कि मान के चलिए कि जब किसी के ऊपर आप उस पर दबाव डालने लगते हैं, किसी को आप सताने लगते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो आंदोलन करेगा, ठीक है ना। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार पर अपना दबदबा बनाने लगा, ठीक है, उन पर अत्याचार करने लगा। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग क्या करेंगे, आंदोलन ही ना करेंगे। तो वही आंदोलन आप पढ़ेंगे कि कैसा आंदोलन हुआ था, देखेंगे आगे। देखो, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, ठीक है, वहां के एक नेता हुए शेख मुजीबुर रहमान, पूर्वी पाकिस्तान के, कहाँ के, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, ठीक है, आंदोलन हुए थे। और पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जब आंदोलन हुआ था तो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सैनिक शक्ति के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया गया था, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इससे देखा जाता है कि जो सैनिक जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान पर हावी होने लगे। इससे बड़ी संख्या में क्या हुआ कि लोग भारत की ओर भागने लगे, ठीक है, अपना जान बचाने के लिए। तो उस समय भारत भी क्या किया था, उन लोगों का समर्थन किया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का समर्थन किया, ठीक है ना। भारत अपनी दरवाजा खोल दिया और इसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। कब युद्ध होता है, 1971 में, ठीक है। ये इस युद्ध में सवाल ये है कि कौन जीतता है, तो भारत इसमें विजयी हुआ और 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। कहानी समझ में आ रहा है, फिर से समझते, देखिए। देखो, मैंने कहा कि 1971 तक पाकिस्तान का ही भाग था, ठीक है। पाकिस्तान पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान ही आज का क्या है, बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान ही आज का पाकिस्तान है। देखो, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किए जा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब अत्याचार किए जा रहे थे तो वहां के जो पूर्वी पाकिस्तान के एक नेता थे, उनका नाम शेख मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में क्या होता है, आंदोलन चलाया जाता है। और जब ये आंदोलन जब स्टार्ट होता है तो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सैनिक शक्ति के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब देखा जाता है ये इस जो सैनिक होते हैं वे पूर्वी पाकिस्तान पर हावी हो जाते हैं, तो इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगते हैं। भारत भी उनका समर्थन करता है, यानी कि भारत भी अपना दरवाजा खोल देता है, ठीक है। और इसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध होते हैं, ठीक है ना। और भारत उस युद्ध में विजयी हुआ और तब जाकर 1971 में बांग्लादेश का उदय होता है, ठीक है। अब जब उदय हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद की कहानी समझ लीजिए। देखिए, इसके बाद ये होता है कि बांग्लादेश में संविधान बनाया जाता है, ठीक है ना। और शेख मुजीब उर रहमान उस समय के प्रधानमंत्री बनते हैं और वे सत्ता में आते हैं, ठीक है। मुजीबुर रहमान उस समय एक गलती कर देते
देते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं खोट आ जाता है या लालच आ जाता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने संविधान में संशोधन करना चाहा, ठीक है ना। और संविधान में संशोधन करके उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पार्टी थी आवामी लीग, ठीक है ना, तो ये पार्टी किसकी थी? शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी थी, ठीक है ना। तो आवामी लीग की पार्टी को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सभी पार्टियों को उन्होंने क्या कर देते हैं? वे खत्म कर देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो इससे सेना क्या होती है? नाराज हो जाती है, ठीक है। और 1975 में इस बात को लेकर, ठीक है ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस बात को लेकर सेना उनकी हत्या कर देती है, ठीक है ना। और फिर तब आते हैं जिया उर रहमान, ठीक है ना, सत्ता पर कब्जा करते हैं और 1981 में उनकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर आते हैं जनरल इरशाद, सत्ता पर कब्जा करते हैं। लेकिन वहां पर होता क्या है कि जनरल इरशाद की सत्ता पर आने के बाद भी लोक आंदोलन वहां पर चलता रहता है और तब जाके वो मजबूरन 1990 में वे क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, ठीक है। और तब 1900 लास्ट में 91 में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, ठीक है ना। और तब लोकतंत्र की स्थापना होती है, ठीक। तो अभी हम बांग्लादेश की कहानी समझ रहे थे ना। अब देखो बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो जागरूक वहां पर जनता थी, ठीक है ना। आंदोलन हुए, जहां आंदोलन ना होता तो क्या ये बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हो पाती? नहीं हो पाती। शिक्षित लोग थे वहां, भारत से प्रभावित थे, भारत के लोकतंत्र से वहां के जो लोग थे प्रभावित थे, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में सहायक कारक क्या है, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कि वहां की जागरूक जनता, आंदोलन हुए थे, शिक्षित लोग थे वहां पे ज्यादा, भारत के लोकतंत्र से वे क्या थे? प्रभावित थे, ठीक है। आप देखेंगे आगे, देखो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बातों को लेकर सहमति है तो कुछ बातों को लेकर असहमति है। तो हम पढ़ लेते हैं कि सहमति किन बातों को लेकर है। देखो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को लेकर इनके बीच सहमति है। एक दूसरे के विरुद्ध खतरे की पहचान करके संवेदनशील नीति को अपनाएंगे, इसके लिए सहमति है। लेकिन किस बात को लेकर दोनों के बीच असहमति है, ठीक है। तो हुआ यूं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के हिस्से में को लेकर इनके बीच विवाद था, ठीक है ना। भारत में जो बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रहते हैं, ये भी क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इनके विरोध का कारण बनता है, ठीक है ना। भारत में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से, वैध रूप से हम नहीं बता रहे हैं, अवैध रूप से यानी गलत तरीके से बांग्लादेशी रहते हैं। इसलिए बांग्लादेश और भारत के बीच थोड़ा सा मनमुटाव रहता है। बांग्लादेश क्या करता है कि भारत विरोधी जो गुट है उनको अपने यहाँ क्या करता है? शरण देता है। ये बांग्लादेश पर आरोप लगते हैं, ठीक है ना। और बांग्लादेश के इस वजह से हमारा जो देश भारत है इस बांग्लादेश से नाखुश रहता है, ठीक है ना। तो अभी हमने ये पढ़ा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बातों को लेकर सहमति है तो कुछ बातों को लेकर असहमति है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं गंगा नदी के पानी में, ठीक है ना, हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। दिसंबर 1996 में हुए थे, है ना, जिसे फरक्का संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये फरक्का संधि से क्वेश्चंस आए तो आप जरूर बताएंगे। दिसंबर 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले को लेकर, ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब समझते हैं, देखो नेपाल के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सुन लो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा देश, ठीक है ना। अगर ये प्रश्न है तो नेपाल और भूटान, देश तो कई हैं, ठीक है ना, लेकिन भारत से जो पड़ोसी देश है तो नेपाल और भूटान है, जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा देश है। तो ये प्रश्न भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो नेपाल के बारे में हम शुरू करते हैं। देखो नेपाल में प्राचीन काल से ही राजतंत्र था। राजतंत्र समझते हैं, वहां पर राजा, ठीक है ना, राजा मालिक होता था। लेकिन जनता इसे पसंद नहीं करती थी। जनता लोकतंत्र के पक्ष में थी, ठीक है ना, और इसलिए जनता क्या करती थी? आंदोलन करती रहती थी छोटा मोटा। अब हुआ यूं कि 1990 में राजा इसको देखते हुए उसने क्या कर दिया? चुनाव करवाया, ठीक है ना। और तब चुनाव करवाया तो लोकतंत्र की स्थापना तो हो गई, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हो गया। लेकिन ज्यादा जो शक्तियों पर जो था वो राजा अपना नियंत्रण रखा, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूं कि नेपाल में प्राचीन काल से ही राजतंत्र, ठीक है ना, लेकिन जनता लोकतंत्र के पक्ष में थी, ठीक है ना। 1990 में राजा ने क्या करवाया? चुनाव करवा दिए, जिससे लोकतंत्र की क्या होती है? स्थापना होती है। लेकिन ज्यादा शक्तियों पर राजा का क्या होता है? नियंत्रण होता है, ठीक है। अब देखते हैं
इसके बाद क्या होता है कि माओवादी जो थे आंदोलन प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। वहां पे जो माओवादी थे वे आंदोलन प्रारंभ करते हैं नेपाल में, और वे हिंसक क्रांति का क्या करते थे, समर्थन करते थे। कौन? माओवादी जो लोग थे जो, ठीक है ना। वे पूर्ण रूप से चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी मुद्दा, कोई भी राजा के नियंत्रण में कुछ भी हो, ठीक है ना। एकदम सीधा लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। तब जाके उन्होंने क्या किया कि 2002 में राजा गुस्सा होकर लोकतंत्र को बिल्कुल ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब बताइए, माओवादियों ने आंदोलन किया था कि पूर्ण रूप से लोकतंत्र हो, लेकिन 2002 में राजा क्या करते हैं, गुस्सा होकर उस लोकतंत्र को बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। तो क्या हो गई, आंदोलन भड़केगी ही ना। तो वही हुआ, आंदोलन क्या हो गई, इससे भड़क उठी। और 2006 में फिर से क्या हुआ, चुनाव का हुआ, और उसमें लोकतंत्र पूर्ण रूप से क्या हो गया, स्थापित हो गया। और गिरिजा प्रसाद कोइराला, ठीक है ना, मैं फिर से बोलता हूँ, गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेपाल का क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कहानी स्टार्ट करता हूँ नेपाल के। देखो, चारों तरफ भूमि से घिरा देश कौन है, तो नेपाल और भूटान। देश तो कई है, लेकिन हमारे जो देश है भारत, उसके पड़ोसी देश में नेपाल और भूटान, यही दोनों देशों का नाम बताना है, ठीक है। अब देखो नेपाल के बारे में, प्राचीन काल से ही क्या था, राजतंत्र, ठीक है, लेकिन जनता लोकतंत्र के पक्ष में थी। 1990 में राजा ने क्या करवा दिए, चुनाव करवाए, लोकतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन ज्यादा शक्तियों पर क्या होता है, राजा का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, माओवादी जो वहां के थे वे आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और माओवादी हिंसक क्रांति का समर्थन करते थे, ठीक है ना। वे पूर्ण रूप से चाहते थे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो। 2002 में राजा गुस्सा होकर लोकतंत्र को बिल्कुल ही समाप्त कर दिए। तो इससे आंदोलन तो और भड़केगा, और उसी वही हुआ, आंदोलन भड़क उठा। 2006 में फिर से क्या हुआ, चुनाव हुआ, लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, ठीक है ना। गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब थोड़ा यहाँ पर देखो, नेपाल में पहले राजतंत्र था, ठीक है ना। तो लोकतंत्र के जो समर्थक थे और जो माओवादी थे, उनके बीच क्या होता है कि संघर्षों के कारण राजनीतिक और अस्थिरता का वातावरण बना। तो वो कहाँ पर बना था, तो ये नेपाल में बना था। अगर ये प्रश्न आ जाए कि वो कौन सा देश है जहाँ राजतंत्र, ठीक है, और लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक और अस्थिरता का वातावरण बना था, तो वो था नेपाल में, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो, अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रीलंका, एक प्रश्न उठता है, श्रीलंका कब आजाद हुआ, ठीक है, यूके से, तो 1948 में आजाद हुआ, ठीक है ना। और आजादी के बाद से अब तक वहां पर क्या है, लोकतंत्र, यानी कि वहां पर हमेशा शुरू से ही वो लोकतंत्र ही है। तो फिर वहां पर लोकतंत्र में चुनौती क्या है, तो वहां पर देखो लोकतंत्र है, फिर भी वहां पर कुछ बातों को लेकर चुनौती है। तो वहां पर क्या, राजतंत्र को लेकर चुनौती है, नहीं। सैन्य तंत्र को लेकर चुनौती है, तो ये भी नहीं है। तो वहां पर एक बड़ा मुद्दा है जातीय समस्या, इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। श्रीलंका में याद रखिएगा, जातीय समस्या, ठीक है ना। तो श्रीलंका में जातीय समस्या क्या है, तो वहां पर दो जाति के लोग, जैसे एक सिन्हली और एक तमिल, ठीक है ना। सिन्हली की जो संख्या थी ज्यादा थी, इसलिए बहुसंख्यक हमने लिखा है, और तमिल की संख्या कम थी, इसलिए हमने इसको अल्पसंख्यक लिखा है। तो जब इनकी संख्या ज्यादा थी तो इनका दबदबा ज्यादा होगा, ठीक है ना। वही आरोप लगते थे कि सिन्हली जो थे वो तमिल पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो फिर अत्याचार कर रहे हैं तो आंदोलन तो होगा ही, ठीक है ना। हमने यही ना देखा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान ने क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट किया। तो वही हाल हुआ यहाँ पर भी, एक जातीय समस्या श्रीलंका में देखने को मिला, सिन्हली जाति और एक तमिल। सिन्हली की जो संख्या थी ज्यादा थी, जिसे हम बहुसंख्यक हमने लिखा है, और तमिल की जो संख्या थी वो कम थी, जिसे अल्पसंख्यक लिखा है, ठीक है ना। सिन्हली का दबदबा था। अब देखो तमिल जो थे वे क्या करते थे, अब जब उन पर अत्याचार होने लगा तो उन्होंने एक आतंकवादी संगठन बनाया था, और उसका नाम था लिट्टे, याद रखना, लिट्टे, ठीक है ना। लिबरेशन, क्या नाम है इसका, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, लिबरेशन, ठीक है, टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। इससे क्या हुआ, इन्होंने क्यों संगठन बनाया था, तो इन्होंने संगठन बनाया कि इनसे बचने के लिए बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, ठीक है ना। और इससे ये हुआ कि श्रीलंका की सेना, ठीक है, और लिट्टे जो संगठन था, आतंकवादी संगठन, उनके बीच 20 वर्षों तक
ठीक है, संघर्ष चलता रहा, ठीक है, लेकिन लास्ट में सफलता मिला किसको? श्रीलंका की सेना को, ठीक है। अब वर्तमान में क्या हुआ कि यह समस्या काफी हद तक क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो याद रखना कि श्रीलंका में जो था लोकतंत्र में चुनौती में ना तो राजतंत्र की चुनौती थी और ना तो सैन्य तंत्र की, तो वहां पर चुनौती क्या थी? तो वहां पर थी जातीय समस्या, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा साउंड बाहरी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना, फिर भी ध्यान दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, संघर्षों के बाद श्रीलंका, ठीक है ना, संघर्षों के बाद भी श्रीलंका ने तेजी से विकास किया। जातीय समस्या होने के बावजूद भी श्रीलंका ने तेजी से विकास किया। सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का इसने उदारीकरण किया था। किसने किया था? एशियाई देशों में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला जो देश था वो था श्रीलंका था। ये प्रश्न भी आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि भारत और पड़ोसी देशों के आपसी संबंध के बारे में। देखो, तो हम पढ़ते हैं भारत और नेपाल के संबंध। देखो, दोनों के बीच संबंध अच्छे रहे, ठीक है ना, और दोनों के बीच संधि भी हुई थी कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेकिन लग गया, कुछ तो गड़बड़ है ना। देखो, लेकिन यहाँ पर लग जाने से कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या गड़बड़ है? तो देखो, नेपाल का चीन से ज्यादा नजदीक है, यानी ज्यादा नजदीकिया है, यानी लगाव है, ठीक है ना। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है, ठीक है ना। माओवादियों ने भारत में नक्सलवाद को भी क्या किया है? बढ़ावा किया है। तो अब इन सब को देखते हुए अब बताओ कि भारत और नेपाल, ठीक है ना, इनके बीच संबंध मजबूत होगा कि कमजोर होगा? तो कमजोर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि नेपाल सरकार भारत विरोधी जो तत्व है उनके खिलाफ कोई कदम ही नहीं उठा रही है। माओवादियों ने भारत में नक्सलवाद को भी बढ़ावा दिया है। नेपाल का चीन से नजदीकी, जब चीन से हमारा थोड़ा सा लगाव कम है, ठीक है ना, और यहाँ पर नेपाल उससे ज्यादा संपर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इस वजह से क्या होता है कि भारत और नेपाल से जो दोस्ती है वो उसमें कुछ कमी आई है, ठीक है ना। यहाँ पर इस वजह से भारत नेपाल से नाखुश भी रहता है, ठीक है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि संबंध तो शुरू अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में कुछ जो दूरियां बनी हुई है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध, ठीक है। तो दोनों के बीच तनावपूर्ण रहे हैं, और तनावपूर्ण किस लिए रहे तो मैं आपको बता दूं, इसकी वजह क्या है। तो श्रीलंका की जातीय समस्या, अब कोई जातीय समस्या है तो उसका अंदरूनी मामला है, तो इसमें भारत से संबंध क्यों कमजोर हुआ, ठीक है। तो जरा सुन लो। देखो, जातीय समस्या को समाधान के लिए भारत ने क्या किया था? 1987 में सैन्य सहायता दी थी, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारे अंदर जातीय समस्या है, हम तुमको सैनिक भेज रहे हैं, वो सैनिक के माध्यम से तुम इस समस्या को खत्म करो। लेकिन इसका प्रभाव ठीक उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। अब क्या उल्टा पड़ा? देखो, इस पर उल्टा अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लग गया भारत पर, ठीक है। अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लग गया भारत पर। अब हुआ क्या कि भारत अब अंदरूनी मामलों से क्या होता है? अलग रहना चाहता है, ताकि संबंधों में क्या हो सके? सुधार आ जा सके, ठीक है ना। अब संबंधों में सुधार भी कुछ मुद्दों पर हुआ, जैसे मुक्त व्यापार समझौता हुआ है 1998 में, तो इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच थोड़ा समझौता, थोड़ा संबंधों में क्या हुआ है? अच्छा सुधार हुआ है। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद भारतीय मदद से भी इन दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने ये पढ़ा कि भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सुनो, भारत और भूटान के संबंध जरा सुन लो। देखो, उनके बीच भी अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है ना। सदियों तक चले राजतंत्र के बाद वर्ष 2008 में भूटान ने लोकतंत्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया था, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर ये भारत और भूटान के नागरिकों को एक दूसरों की सीमा में आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि भारत और जो भूटान है इनके बीच संबंध अच्छे रहे, ठीक है। भूटान को चीन और भारत के बीच का बफर जोन भी कहते हैं। भारत भूटान के बीच काफी गहरे संबंध है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, भारत और भूटान, ठीक है ना, भारत और भूटान के नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। ये ठीक तो समझ में आ रहा है। भूटान को चीन और भारत के बीच का बफर जोन भी कहते हैं। भारत भूटान के बीच काफी गहरे संबंध है। जितना भूटान का चाइना के साथ संबंध उतना बढ़िया नहीं है, उतना कि हमारे देश के साथ संबंध है, ठीक है ना, उससे अधिक, ठीक है। अब देखो, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। भारत के लिए जल विद्युत परियोजना जो है उसमें
भारत के लिए जो जल विद्युत का जो स्रोत है वो भूटान है, ठीक है ना। जो भूटान में जो जल विद्युत की जो परियोजना है उसमें भारत की ओर से ज्यादा उसमें मदद की जाती है, ठीक है। भारत द्वारा भूटान को आर्थिक सहायता दी जाती है, इसलिए भारत और भूटान के संबंध जो है मधुर बने हुए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक बात लिखा हो, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो जो हमने बताया नेपाल और एक भूटान, ठीक है ना, ये भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी ऋण व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आएगा कि कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है, तो आपका जवाब होगा भूटान, ठीक है। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी के प्रश्नमाला में आप देखने को मिलेगा आपको। चलो आगे अब देख लेते हैं, देखो क्या है। अब भारत मालदीव से संबंध, तो इनके बीच भी संबंध क्या हुए हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है ना। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने जब मालदीव पर हमला किया तो मालदीव ने आक्रमण को रोकने के लिए भारत से मदद मांगी थी, ठीक है। तब भारत भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उसमें, ठीक है ना। अब ये हुआ कि तब भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत क्या की थी, कार्यवाही की थी, ठीक है ना। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच संबंध मजबूत होने के लिए और भी कारण है, जैसे आर्थिक विकास में सहायता, पर्यटन उद्योग में, मत्स्य उद्योग में, ठीक है ना। इन सब को देखते हुए भारत और मालदीव के जो बीच संबंध है वो अच्छे रहे, ठीक है ना। दोनों देशों के संबंध इसीलिए मधुर बने हुए हैं। अब देखो पहले इस द्वीप में शासन की जो बागडोर थी वो सुल्तान के हाथ में थी, ठीक है ना। अब जो है यह एक गणतंत्र देश है, ठीक है ना। अब कौन सा देश है ये, एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र देखो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर समझोगे लोकतंत्र, ठीक है, फिर यह एक राजतंत्र, ठीक है, एक पढ़ती हो सैन्य तंत्र, ठीक है, और एक होता है गणतंत्र, ठीक है ना। इन चारों के बारे में जरा सोचिए, ठीक है ना, और हमको बताइएगा, ठीक है। किसी दिन इस पर बहस करेंगे, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्यतंत्र और गणतंत्र, ठीक है। अब समझते हैं आगे। देखो सार्क के बारे में मैंने कहा था कि थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो सार्क जो है, सार्क क्या है भूमिका दक्षिण एशियाई देशों में, ये प्रश्न अगर आ जाए तो क्या बताएंगे। पहले तो हम सार्क के थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों का ये संगठन है। 1985 में 7 देशों द्वारा इसकी स्थापना होती है और 2007 में 14वां शिखर जब सम्मेलन होता है तो अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया जाता है। तो अब कुल मिला के 8, राइट। सार्क में वो कितने सदस्य देश हैं, 8। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो सार्क के जो सभी सदस्य देशों के बीच एकता स्थापित करना था। अब इसकी क्या भूमिका रही थी, देखो आपसी बातचीत का बढ़ावा मिला, ठीक है ना, पर्यावरण विकास आदि के संबंध में अनेक समझौते हुए, आपसी व्यापार को बढ़ावा मिला, संस्कृति आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिला इससे, ठीक है ना। लेकिन लग गया तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो लेकिन क्या हुआ कि देखो आपसी सहयोग की भावना तैयार करने में ये पूरी तरह से ये सफल नहीं रहा, यानी कि यह असफल रहा। सार्क के देश भारत को बाहुबली समझते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, सार्क के देश भारत को बाहुबली समझते हैं। ये भी प्रश्न है क्यों बाहुबली समझते हैं, ठीक है ना। देखो भारत के प्रभाव को नुकसानदायक मानते हैं, ठीक है, कि भारत ज्यादा और बढ़ जाएगा तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा ये लोग समझते हैं। तो क्यों समझते हैं इसका ये भी निदान है, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हो पाया, इसी वजह से शांतिपूर्ण स्थिति का निर्माण करने में ये सार्क क्या रहा, असफल हो गया, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं कि जो सार्क है वो सफल नहीं हुआ, वो क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है। अब देखो सुधार के सुझाव, अगर मान के चलिए प्रश्न पूछा जाए कि अगर आप मान के चलो कि जो सार्क है ये असफल हो रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि इसमें सुधार, ऐसा कौन सा सुधार किया जाए कि ये सफल हो जाए। तो आपसी बातचीत को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जो सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं, भारत और पाकिस्तान इस क्षेत्र के सबसे बड़े देश है, ठीक है, और दोनों के बीच ही क्या होता है, जो सीमा विवाद है उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। दक्षिण एशिया में जो आतंकवाद की जो समाप्ति के लिए समझौता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सार्क देशों में जो आपसी सहयोग को जो बढ़ाने के लिए जो सड़क और रेल मार्ग से संपर्क होना चाहिए। तो ऐसा करके हम सार्क को सफल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है, ठीक है। ये प्रश्न जो है समझिएगा इसको, तो समझते हैं इसको। देखो कि ऐसा क्यों होता है कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, कौन सी वजह है भाई।
क्या देखने को मिला, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो भारत यूएनओ, यूएनओ का मतलब समझते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और देखो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाना चाहता है कौन, भारत, किंतु पाकिस्तान इसका क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, जिससे भारत का पक्ष क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, एक आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर खींच रहे हैं पीछे की ओर, ठीक है। अब देखो आगे, दक्षिण एशिया के देश विभिन्न समस्याओं के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं तुम पर आरोप लगाऊं, तुम मुझ पर आरोप लगाओ, तो ऐसे चलेगा क्या। एक फैमिली में, एक परिवार में आप उस किसी अपने घर के सदस्य में के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो किसी और पर आरोप लगाते हैं, वो किसी और पर आरोप लगाते हैं, तो ऐसा चलेगा क्या, वो परिवार टूट जाएगा वो, ठीक है। और इसीलिए सार्क भी क्या हुआ, असफल हुआ, ठीक है। अब जरा समझो आरोप क्या लगाते हैं, देखो समझ लो। देखो भारत आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाता है, ठीक है। भारत आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाता है, जबकि पाकिस्तान भारत पर कश्मीरी लोगों के शोषण का आरोप लगाता है ना। तो दोनों के बीच ये क्या होता है कि जो सार्क के देश हैं एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो क्या हुआ है कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता है। समझ में आ रहा है इसको। अब देखो एक लास्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं, मैंने बोला था ना, जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा बनाना चाहता है और इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है। ये कौन सी वजह है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो भारत को बाहुबली समझते हैं। तो इन देशों को ऐसी सोच के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार है, ये मेरा प्रश्न है। तो आइए समझते हैं। देखो भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। इसलिए मुक्त व्यापार का समझौता करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा, ठीक है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ी महाशक्ति है, ठीक है। भारत की सेना सबसे बड़ी है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। और इसलिए भारत को बाहुबली समझते हैं। इन सबको देखते हुए ना श्रीलंका द्वारा लगाए गए आरोप, जो अंदरूनी मामलों में जो आरोप लगाया गया था, ये सब भी एक मामला उठ जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो इससे भी डरते हैं। ओके, तो अगला जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट डे हम देखेंगे, ठीक है।